चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया है, चौथे का पांचवा। अब इसका हमने कंसेप्ट खूब समझ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कुछ ना कुछ कंडीशन लगती होगी। कंडीशन क्या है? यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तब ये कम होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हमें लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, इधर से माना आयत की लंबाई, लंबाई को हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। और आयत की चौड़ाई को हमने मान लिया y। ठीक है, ये मान लिया। अच्छा, लंबाई चौड़ाई तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल भी हम अभी लिख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। इतनी बात हो गई पहली बात। अब पहली शर्त चलेगी। अब पहली शर्त ये कह रही है, पहली शर्त क्या कह रही है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो हमारा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। यानी मूल क्षेत्रफल तो ये है, तो ये कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, नई लंबाई चौड़ाई क्या होगी? देखो, नई लंबाई होगी हमारी, क्या कहते हैं, देखो कितना है? 5 इकाई कम, यानी x थी पहले, अब कितनी रह जाएगी? x माइनस के 5। ठीक है, ऐसी नई चौड़ाई क्या होगी? देखो ये कह रहा है 3 इकाई बढ़ जाती है, यानी y थी पहले, तो अब कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? जो नई लंबाई नया चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो नया क्षेत्रफल आएगा पहला हमारा, नया क्षेत्रफल वो क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी? x माइनस के 5 और चौड़ाई कितनी है? y प्लस के 3। ठीक है ना, आगे बात समझ में? देखो समझो, ये हमारा लंबाई x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस 3, ये क्षेत्रफल आएगा। अब इन्हीं दोनों में कंपैरिजन है। ये देखो, ये कह रहा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये वाला कम हो जाता है। ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराने से 9 इकाई कम है। तो मैं प्रश्नानुसार बराबर रखना चाह रहा हूँ। प्रश्नानुसार इसको क्या करना चाह रहा हूँ? प्रश्नानुसार। ये प्रश्न मेरा कह रहा है कि जो नया क्षेत्रफल पहले वाला एक्स वाई, ये वाला पुराना, और ये नया वाला है एक्स माइनस के वाई और वाई प्लस के 3, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। ये 9 वर्ग का कम है और मैं बराबर करना चाह रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 9 और जोड़ने पड़ेंगे, तब बराबर होंगे। आ रही बात समझ में? ये नया क्षेत्रफल है, 9 वर्ग इकाई कम है और मैं बराबर करूंगा, इसमें 9 और जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। इधर हमारा एक्स वाई सही है, इधर देखो x का y में करेंगे तो एक्स वाई आएगा, x का 3 में करेंगे तो 3x आएगा। क्या आएगा? 3x। ठीक है, और इतना हो गया, x का हो गया। अब y का करेंगे, 5 का, माइनस 5 का y में करें 5y आएगा, और 5 3 15 और प्लस के 9। सही है। अब देखो एक्स वाई से तो एक्स वाई हट जाएगा, तो यहाँ रह जाए 0। ठीक है ना, और इधर रह गए तो 3x अब अपना, और माइनस के 5y, और ये कितना? 15 में से 9 जाएगा, माइनस का 15 प्लस के 9, तो माइनस का 6 बचेगा। इतना समझ आया? अब देखो इधर सीधा ऐसे ही कर दो, सही लिखा है, वो तो 0 उधर लिख दो, बाकी संख्या इधर लिख दो, ऐसे कर दो। देखो 3x ऐसे लिखो, माइनस के 5y लिखो, माइनस का 6 लिखो, बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ यहाँ तक। अब आगे करेंगे, आगे दूसरी शर्त क्या करें? यहाँ लिख ले रहा हूँ, दूसरी शर्त मेरी ये कह रही है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा, दोनों को बढ़ा दें, 3 इकाई 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब की बार बढ़ जाएगा, तो नई लंबाई चौड़ाई फिर लिखेंगे। नई लंबाई कितनी होगी? नई लंबाई होगी अब की बार x प्लस के 3, मतलब 3 इकाई बढ़ाई है अब की बार। तो 3 इकाई क्या है? बढ़ाई, और 2 इकाई चौड़ाई कम, ये भी बढ़ाई है। नई चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, y प्लस के 2, ये भी बढ़ गया। अगर तो लंबाई या चौड़ाई, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, नया क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम। नया क्षेत्रफल क्या होगा?
नया क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई x प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ y प्लस के 2। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x प्लस 3 और ब्रैकेट ऑफ y प्लस 2, ये चौड़ाई होगी, है ना। अब देखो ध्यान से प्रश्नानुसार, प्रश्न ये यहां से इधर है, प्रश्नानुसार ये बात है, ये जो पुराना वाला क्षेत्रफल था एक्स वाई अपना, इससे ये 67 ज्यादा हो गया है। प्रश्नानुसार ये वाली दो एक्स वाई मैं लिखूं, ये एक्स वाई लिखूं, इससे ये एक्स प्लस 3 और वाई प्लस के 2, ये 67 वर्ग इकाई ज्यादा है, ये वाला 67 वर्ग इकाई का ज्यादा है। अगर मैं बराबर लगाना चाह रहा हूं तो क्या इसमें 67 मुझे घटाने पड़ेंगे, 67 क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़े, तब बराबर हो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इधर लिखा है एक्स वाई, और इधर देखो x का y में करें तो एक्स वाई आएगा पहले, और x का 2 में करें तो 2y आएगा, ठीक है, और 3 का y में करें तो 3y आएगा, और माइनस के 3 दूनी 6, 3 का 2 3 दूनी 6, माइनस के 67। सही है, देखो दोबारा देखो, x का y में किया एक्स वाई, x का फिर 2 में किया 2y, 3 का y में किया सॉरी x का 2 में करें 2x, ठीक है, और 3 का y में करें 3y, 3 का 2 में करें 6, और ये 67। देखो x से एक्स वाई से एक्स वाई कट जाए, इधर रह जाएगा 0, और रह गया 2x प्लस के 3y, और ये कितने 67 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 61 बचेंगे। ठीक है, इसको भी सीधा लिख लो, संख्या को इधर लिख लो, 0 को इधर लिख दो, यानी 2x प्लस के 3y माइनस के 61 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। 2 समीकरण बन जाते हैं तो उसमें सभी सवाल नंबर क्वेश्चन 4 में लिखा था कि पहला नंबर तो ये इन समस्याओं के समीकरण युग्म बनाओ, जोड़े बनाओ, तो हमने बना ली, एक समीकरण ये बना, एक समीकरण, एक उत्तर हो गया। फिर उसके बाद बनाने के बाद इन दोनों समीकरणों को बज्र गुणन विधि से हल करो, ये लिखा है इसमें। तो इस अब इन सवालों को हम किससे हल करेंगे, बज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम पहले इन दोनों समीकरणों की तुलना करके a1 a2 है ना, b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। करते नहीं करते हैं, तो पहले समीकरण 1 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 की, कौन सा समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वाले समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना, a1x यहाँ पे 3x लिखा है तो a1 का मान हो जाएगा 3, a1 का मान 3, b1 का मान देखो इधर by लिखा है, b1y लिखा है, और यहाँ माइनस के 5y लिखा है, तो b1 का मान होगा माइनस के 5, और c1 का मान इधर कांस्टेंट कितना है, देखो कितना लिखा है माइनस के 6, तो c1 का मान होगा माइनस का 6। ये तो हमने पहले समीकरण की तुलना कर ली। अब दूसरे ही करेंगे, तो उसको भी लिखेंगे समीकरण 2 की, कौन सा समीकरण, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना, इससे तुलना करेंगे। क्या करेंगे, देखो a2x यानी 2x लिखा है, तो a2 का मान आएगा 2, a2 का मान 2, b2 का मान देखो क्या लिखा है 3 बाई है ना, 3 आएगा, और c2 का मान देखो, c कांस्टेंट क्या है इसमें, माइनस 61, तो माइनस का 61। अब बस इतना हो गया काम। अब हम लिखेंगे बज्र गुणन विधि से, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बज्र गुणन विधि से, बज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है हमारा x बटे a, सॉरी है सही लिख रहा हूँ, हाँ सही लिख रहा हूँ, x को दबा लें b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे a2 c1 माइनस के a1 c2 इजकल टू, ये याद होगा आपको भी, और नहीं याद है तो याद कर लो, कोई दवाई नहीं है, आपको रिवाइज करेंगे बार बार तब कहीं जाके याद होगा। 1 बट्टे a1 b2 माइनस के a2 b1, जुगाड़ बताइए आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने जुगाड़ बताई कैसे याद करना है। ठीक है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी वैल्यू लगाएंगे सबकी, a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू लगाएंगे। देखो x बट्टे, ध्यान से देखो ये मेरा लिखा है b1 c2, तो b1 का मान माइनस 5, c2 की माइनस 61, तो माइनस के 5 गुणा माइनस का 61, सही है, माइनस का चिन्ह। फिर आगे बढ़ो, b2 c1, b2 कितना 3, c1 कितना माइनस 6, 3 गुणा माइनस के 6, 3 गुणा माइनस का 6 बराबर लगाओ, फिर बाई बट्टी। ठीक है, अब लिखा है तो a2 c1, a2 2 है, c1 माइनस 6, 2 गुणा माइनस के 6, 2 गुणा माइनस का 6 माइनस
A1 C2, A1 कितना 3, C2 है -61, 3 गुणा -61, ठीक है, बराबर 1/, फिर आगे बढ़ो। अब लिखा नीचे A1 B2, A1 दो 3, B2 3, 3 गुणा 3 माइनस, ठीक है ना। और देखो फिर लिखा है A2 B1, तो A2 2, B1 -5, 2 गुणा -5, सही है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो x/, यहाँ देखो माइनस का 5, माइनस का 61, प्लस का हो गया, और 5 का करें 5 × 5, 5 का 30, मतलब 305, माइनस चिन्ह। तो ये देखो यहाँ पर 6 और 3, ये ऋण धन हो गए, 6 3 18 है ना, बराबर। फिर लगाओगे 22/, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आया, और ये माइनस माइनस प्लस, और 61 में से 3, 61 में 3 से 3 × 3, 3 × 6 18, 3 × 3, 3 × 6 18, ये आ गया। सॉरी 183 सही लिख दूँ, लो 183 सही है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 × 18, 183 हो गया, बराबर। अब इसे देखो 1/3 तरक का 9, और देखो माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखो x/105 और 18, सॉरी 305 + 18, 5 में 18 जुड़े तो 23, मतलब 323 बराबर 22/, देखो माइनस के 12 प्लस के 183, 183 में से 12 घटाएं, 3 में 2 जाए 1 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये हो गया, ठीक है, बराबर 1/9 10 कितने हो गए 19, ये 19 हो गए, ठीक है। अब एक एक करके बराबर रखेंगे, एक एक करके बराबर रखेंगे, तो x/323 बराबर 1/19, ठीक है। अब तो 19 से ऐसे ही काट दूं मैं, 19 से इसमें भाग करेंगे, 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो 1 बचा, और 10 11, 11 2 12 है ना, नहीं 11 2 13, 13 के पास में 3 उतार ले 133 हो जाएंगे, 19 का भाग करो, 19 7 133, 17 बार कट जाएगा, यानी x/17 आएगा यहाँ पर, और बराबर 1/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 17, x बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 17। ऐसे अगला रखो, उस वाले को रखो, 22/171 बराबर 1/19, 19 से भाग करो 171 में, तो 9 बार जाता है, कितनी बार जाता है 19 निम्मा 171, तो 22/9 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 22 बराबर कितना आएगा 9। यही तो विमा हमने मानी थी, उसने पूछा है इसमें कि तो आयत की विमाएं ज्ञात करो, तो विमा हमने क्या मानी थी, लंबाई चौड़ाई x और y, तो अतः क्या आएगा x बराबर 17, y बराबर 9, ठीक है ना। आ रही बात समझ नहीं आ रही है, बताओ।